करना पड़ता है चीज़ों का बेटा, इतनी जल्दबाजी ना करें हर चीज़ के ऊपर, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ज्योमेट्री बॉक्स और ग्राफ लेकर बैठे हुए हैं, ग्राफ पेपर लेकर ना सभी, ये ध्यान रखें, मैं भी फोटो मंगवाऊंगा आपसे, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से, ये एक तो मैंने बताया, मेरे पॉइंट्स को ध्यान रखना, हम कोशिश करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हालांकि अगर आपको कोई लाइन बनानी है या ये कहूँ कि एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनानी है तो उसके लिए 2 पॉइंट सफिशियंट होते हैं। मतलब अगर आपने 2 पॉइंट ले लिए और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो वो लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर आपको परफेक्ट लाइन बनानी है तो क्या ध्यान में रखना होता है, तो जरा सुनो मेरी बात को कि कोई भी लाइन परफेक्ट कब बनती है, कैसे बनती है। बेटा आप लोग अब मैसेजेस पे ना ध्यान देते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें प्लीज सभी लोग, जब मैं पूछूं कुछ तब आप मैसेज करें। तो अब आप ये देखिए जरा कि जैसे कहाँ हमें ध्यान में रखना होता है किन चीज़ों को। जैसे कार्टेशियन प्लेन तो आप समझ गए, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए आपको स्पेस का ध्यान रखना होता है। जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो आप जो सॉल्यूशंस ले रहे हो उसके हिसाब से आप स्पेस लेना। कोशिश आप ये करें कि एक पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पर और एक पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे मिल जाए, इससे आपका ग्राफ बहुत आसान हो गया। कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव में नहीं मिल पाता तो हम सोचते हैं कि अरे सर मिल ही नहीं रहा, तो हमें हो सकता है माइनस की तरफ मिल जाए, तो ये माइनस की वैल्यू भी हम लेके चल सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये, जब आप सॉल्यूशंस लेते हैं, एक एक्स और ये वाई ऐसे आप वैल्यू लेंगे, जब आप सॉल्यूशंस लेते हैं तो ये ध्यान रखें, सॉल्यूशंस लेते समय हमें डेसिमल्स और फ्रैक्शंस नहीं लेने हैं। अगर बहुत रेयर केस में मान लो डेसिमल आ ही रहा है तो उसमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, वो भी एक डेसिमल प्लेस तक, यानी कि 1.5, 2.3, 0.5, 0.7 ऐसा ये लेना चाहिए। इसके अलावा 2 डेसिमल प्लेस वाला तो लेना ही नहीं, प्लॉट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन में तो लेना ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में तो वैसे भी वैल्यू नहीं दिखती, फ्रैक्शन को तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना ही है। तो सपोज करो हमने आपको बताया कि सर आपने बोला कि हमें एक्सिस वाले पॉइंट चाहिए, तो आपने क्या करा, एक्सिस वाले पॉइंट लेने के लिए x की वैल्यू 0 आपने रखी और सॉल्व करने पर मान लो ये आपको मिल गया 2/3, क्या मिल गया, ये y। आप सब जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 3 आता है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है, तो आप समझ जाना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को एक्सिस पे प्लॉट करना मतलब ऑलमोस्ट कह सकता हूं कि मैं इम्पॉसिबल माना जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सी लेना पड़ता है। तो ऐसे केस में फिर हम ये 0 का लालच छोड़ेंगे, ठीक है कि नहीं, फिर हम 0 का लालच छोड़ेंगे, फिर हम किसी दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। हाँ, अगर मान लो 0 के साथ आपको ऐसा मिल रहा है कि 0 ले लिया x और y पर आपको सपोज करो मिल गया ऐसा जिसमें डिनोमिनेटर में 2 या 5 है, कि भाई 5/2 है, ये चलता है, 2.5 हो जाएगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान लीजिए मिल गया 3/5, चल जाएगा, 0.6 आ जाएगा, बना सकते हो, तो चलता है, इतना तो चल जाएगा। लेकिन इसलिए फिर भी मैं आपको जीरोस के मतलब ये फ्रैक्शन का सजेशन, डेसिमल का सजेशन दूंगा ही नहीं, चाहे भले ही आपको 0 मिस करना हो, कोई बात नहीं, 0 नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट ले लो और परफेक्ट लाइन बनाओ तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही मिलेगा। और अगर आपको 0 के अलावा चेक करना है तो भैया अगर मान लो आपने एक्स और वाई पे 0 नहीं भी ले पाए सपोज, ठीक है, तो उसके बाद में आप चेक कर लो कि आपके जो एक्सिस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उनको इक्वेशन में रख के देखो कि वो जो पॉइंट आपने एक्सिस पे लिए हैं उनकी वैल्यू एक्स और वाई की इक्वेशन में रखने से एलएचएस आरएचएस अगर बराबर हो रहा है तो पॉइंट सही है आपका। ऐसा आप कर सकते हो। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की तो धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे, ठीक बात है। अब मैं अभी आपको सबसे पहले 2 वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है इनके ग्राफ समझा रहा हूं। देखिए 2 वेरिएबल्स में और 1 वेरिएबल में, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कौन मुश्किल है कौन आसान है, लेकिन 1 वेरिएबल में बाद में क्यों कराऊंगा, क्योंकि 1 वेरिएबल में बेटा 2 केस होते हैं। पहला केस 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन दिया जाएगा, कार्टेशियन प्लेन पे बनाना होगा, यानी कि एक वेरिएबल होगा बट आपको उसे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका ग्राफ, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में 2 एक्सेस होते हैं तो 2 वेरिएबल जरूरी हैं। अब आते हैं, अगर मान लीजिए एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है और आपसे बोला है कि 1 वेरिएबल का ग्राफ बनाओ, तो 1 वेरिएबल का ग्राफ का मतलब होता है नंबर लाइन, जिसमें एक ही एक्सेस होता है। अगर आपको y दिया जा रहा है तो आप उसी एक्सेस लाइन को y मान लेंगे, अगर x दिया जा रहा है तो उसी को आप x मान लेंगे। नंबर लाइन में x और y का कोई मतलब ही नहीं है, नंबर लाइन मतलब एक लाइन, ठीक है, 1 डायमेंशनल कहेंगे उसको। और 2 डायमेंशनल में जरूर एक्सिस की बात चलती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग अलग इनकी बात चलती है, ठीक बात है बेटा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल्स,
ऑन द कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि दो वेरिएबल अगर ऑलरेडी दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर तो वो कार्टेशियन प्लेन पे ही बनेगा, वो थोड़ी नंबर लाइन पे बन सकता है क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी एक्स और वाई हैं। तो वो वाला ग्राफ, तो ये टाइप 1 हेडिंग डाल दें जल्दी से, ग्राफ टाइप 1 ऐसे करके हेडिंग डालें, क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी होगी किस किस तरीके के ग्राफ होते हैं। तो सारे अलग अलग टाइप के ग्राफ में अलग अलग समझाऊंगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो जल्दी से हेडिंग डालो, ग्राफ टाइप 1, ग्राफ टाइप 1, और ब्रैकेट में उसके नीचे लिखना टाइप 1 में, ये जो टाइप 1 हम चल कर रहे हैं बेटा, टाइप 1 में आप यहां ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन, बस इतना अंडरस्टूड है कि मतलब दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी दी गई है, यानी ये वो ग्राफ हैं जिनमें दो वेरिएबल होंगे और वो दोनों ही वेरिएबल ऑलरेडी आपको दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर समझना है पूरे ध्यान से, फिर आपको मैं बनाने को ढेर दूंगा, चिंता मत करो। तो पहला जरा समझें, देखिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा परफेक्ट लाइन बनाने की, है ना, आप लोग ध्यान से देखते चलना बेटा। तो पहला ग्राफ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैं देखिए किन किन चीजों का और किन किन फैक्टर्स का ध्यान रख रहा हूं ग्राफ बनाते समय, उसका आप पे नजर ज्यादा जाना चाहिए। तो देखिएगा, यहां से शुरू कर लेते हैं, ये दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x ये पहला है क्वेश्चन आपका, प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब याद करो, जब मैंने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन निकालना सिखाया है, पहला स्टेप क्या होता है, तो स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट अ वेरिएबल इनटू द फॉर्म ऑफ द अनदर। तो हमें या तो x को y में लिखना है या y को x में लिखना है, ये पहला स्टेप होता है। किसको किस में लिखा जाए, जो आसानी से निकल रहा हो उसकी वैल्यू निकालो। x और y लेने देने से कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला, आपको केवल ये देखना है किसकी वैल्यू यहाँ आसानी से मिल रही है। मुझे बताओ, आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए, y की वैल्यू आसानी से मिलेगी, क्योंकि फॉर गेटिंग द y वी हैव टू शिफ्ट 2x ऑन द राइट साइड एंड देन डायरेक्टली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y in terms of x. When we go with the when you want to go with x value, so you have to shift this value y on the right side first and then shift the value to your coefficient of x. तो ये दो स्टेप हो जाएंगे, बट अगर आप y की वैल्यू निकालते तो डायरेक्टली एक स्टेप में आपको वैल्यू कन्वर्जन मिल गया। तो हम कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में हमें ना जाना पड़े, सो जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y डायरेक्टली फ्रॉम हियर, और ये इसको लिए वहां पे शिफ्ट कर दें। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2x। ये आपका मेन इक्वेशन है जो आपको सॉल्यूशंस देगा। जो गिवन इक्वेशन है वो तो अपनी जगह है, पर ये जो सॉल्यूशन इक्वेशन हमने बनाई है यही आपको एक्चुअली ग्राफ देगा, यहीं से आपको पूरे रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें वैल्यू रखनी है और सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ग्राफ निकालने को बोला जा रहा है तो आप सॉल्यूशंस जो निकालोगे उसकी कैलकुलेशन आप यहां करके दिखा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने केवल टेबल बना दी सॉल्यूशंस की, रफ में सॉल्व किया, टेबल बना दी और फिर ग्राफ बना दिया, बेटा मार्क्स नहीं कटेंगे। सॉल्यूशंस का सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्यूशंस निकाले हैं उनका कैलकुलेशन आपको कब लिखकर दिखाना जरूरी है, जब क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो फिर तो कैलकुलेशन जरूरी है। लेकिन यहां हमें बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ के लिए कैलकुलेशन आप बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखें। तो इस केस में तो इस केस में आपको डायरेक्ट सॉल्यूशंस चाहिए। तो देखिएगा, मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, ध्यान से समझना है। पहला, एक जगह अगर आपको वैल्यू चाहिए तो एक जगह आप x लिख लें, एक जगह y लिख लें और सीधा आप सॉल्यूशंस निकालें, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत आसान है। अब मैंने आपको क्या बोला, जब सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो दिमाग में क्या रखोगे, तो दिमाग में आप ये रखोगे कि एक बार x 0 मिले, एक बार y 0 मिले और दूसरी वैल्यू इंटीजर मिले, तो बहुत ही बढ़िया है, 2 से ही काम चल जाएगा फिर तो आपका। तो देखिए, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 0 करोगे तो आंसर 3 आएगा। ये कैलकुलेशन में बेटा दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो भैया फिर एक काम करो, टेबल बनाने से पहले सॉल्व कर लो। चलो एक मैं करके दिखा देता हूं सॉल्व, उसके बाद डायरेक्ट वाला भी बता दूंगा। तो मान लो आपको इसे सॉल्व करना है, तो मैं पहला सोल्यूशन नंबर 1 डाल के निकाल रहा हूं ऐसे। तो आप क्या करो, x की जगह 0 लेके चलो, क्योंकि y एक इंटीजर मिल रहा है। तो इफ x इक्वल्स टू 0 मान लो मैंने लिया, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 और x की जगह 0 रख दिया।
तो ये फाइनली 3 माइनस 0 यानी कि 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपका पहला सोल्यूशन क्या बन गया, x0 y3, ये वाला पहला बन गया, खत्म हो गई बात, ये पहला सोल्यूशन। अब दूसरा देखो, अब दूसरे सोल्यूशन के लिए क्या करो, कोशिश करो कि किसी तरह से y0 आ जाए। y0 कब आएगा, यहां x को क्या ले लूं कि y0 मिल जाए। मुझे नहीं लगता y0 इतनी आसानी से मिलने वाला है, क्योंकि y को 0 लाने के लिए मुझे यहां 3 बनाना होगा। 3 बनाने के लिए सबसे पहले तो अपॉन में 2 लेना होगा, ठीक है, अपॉन में 2 लेना होगा, और न्यूमेरिक यानी कि x की जगह फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। दैट इज सो डिफिकल्ट। तो छोड़ो छोड़ो, y को 0 लेने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कोई और वैल्यूज लेते हैं, बहुत है दुनिया में वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक हाथ पॉजिटिव है तो एक हाथ नेगेटिव में लेने की कोशिश करो, जिससे कि आप माइनस प्लस में जाओगे तो लाइन प्रॉपर आपका एक्सिस पे बनता है। तो इसलिए कोशिश ऐसा भी कर सकते हो कि एक हाथ वैल्यू माइनस में ले लें। पहले अब अगर मान लो इधर 1 लेता हूं तो x की जगह 1 ले लो, जो इजी दिख रहा है। तो इफ x इज इक्वल टू 1, अगर आपने x को 1 रखा तो क्या होगा, तो y क्या मिलेगा, देन y इज इक्वल टू, देखिए y कितना मिलने वाला है, 3 माइनस 2 ब्रैकेट 1। तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ गया। तो 1 रखने से y भी 1 मिल रहा है। तो एक सोल्यूशन आपका क्या मिला, x1 y1, ये हो गया एक सोल्यूशन। एक सोल्यूशन और निकाल लो। मैं 3 इसलिए बताता हूं क्योंकि 3 से बेटा परफेक्ट आंसर आता है, ग्राफ बनता है, इसलिए ज्यादा जल्दबाजी ना करते हुए 3 निकालो। वैसे 2 से भी बना सकते हो और आप किताबों में देखोगे कि 2 से बना हुआ होगा, लेकिन मैं 3 क्यों बता रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना आपको इसका भी रीजन समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों 3 बनाता हूं। याद रखें, वैल्यूज जितनी छोटी ले सको उतनी कोशिश करना, जितनी छोटी वैल्यू लोगे उतना ही ग्राफ भी आप आसानी से बना पाओगे। तो थर्ड वाला देखिए मेरे को क्या लेना चाहिए, अगर मान लो बेटा मैं यहाँ x की जगह 2 ले लेता हूं तो क्या होगा, तो देखिए इफ x इज इक्वल टू 2, बेटा अगर मैंने x को 2 रखा तो देखिए y क्या होगा, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 ब्रैकेट 2, यानी कि y आ जाएगा 3 माइनस 4, यानी कि y आ जाएगा -1। तो एक सोल्यूशन आपका -1 आ जाएगा अगर आपने x को क्या लिया है, अगर आपने x को 2 लिया है। 3 सोल्यूशन मिल गए और हमने क्या दिमाग लगाते हुए बनाया, एक तो हमने x वाला 0 ले लिया, यानी कि कम से कम एक तो एक्सिस से हमें पॉइंट डायरेक्ट मिल गया। दूसरा हम लाइन इस तरह से बनाएंगे कि दूसरा भी हमें एक्सिस पे सही मिल जाए, और एक हमने माइनस में भी वैल्यू इसलिए क्योंकि लाइन जो है प्रॉपर लेफ्ट टू राइट आपको पॉइंट्स मिल गए तो लाइन प्रॉपर बनेगी। अब देखना जरा इसका, अभी आपको और क्लियरली समझ में आएगी बात। तो सबसे पहले तो अब हमें बनानी है टेबल। बेटा ग्राफ बनाते समय टेबल जरूरी है बनाना, तो या तो आप डायरेक्ट टेबल बना लो, लेकिन आपको सॉल्यूशन करके समझाना था इसलिए मैंने अब टेबल में बना के दिखा रहा हूं। तो टेबल में क्या करना है, वैल्यू को ध्यान से रखना। कई बार टेबल में हम x की जगह y रख देते हैं, y की जगह x रख देते हैं और सब बेकार हो जाता है। x को अगर मैंने 0 लिया है तो y कितना आया था, 3, तो पहला पॉइंट है 0,3, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरे पे आ जाते हैं, अगर मैंने x को 1 रखा, y मुझे 1 मिला था, तो ये दोनों में 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे पर आ जाते हैं, अगर x को आपने 2 लिया तो y मुझे -1 लिखा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये आपके सॉल्यूशन बन गए, ये आपके सॉल्यूशन बन गए। ठीक है, तो 3 सॉल्यूशंस आपके सफिशिएंट होते हैं बनाने के लिए। अब जरा एक और बात ध्यान से सुनो, जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ पेपर पे बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। कुछ बच्चे थोड़ा सा पेज की कंजूसी भी करते हैं कि एक को पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक पे 4 बन जाए हमारे, तो इस तरह का थोड़ा सा, इसमें कोई बहुत ज्यादा बचत नहीं होने वाली है आपकी पेजों में, बचत और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं उसमें कर सकते हो। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि स्केल क्या लिया जाए। तो यूजुअली तो बेटा स्केल 1 सेंटीमीटर का परफेक्ट होता है। 1 सेंटीमीटर के स्केल का मतलब क्या होता है, एक बॉक्स जो आप देखेंगे ग्राफ पे वो 1 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें छोटी छोटी 10 लाइंस होती हैं 10 लाइंस, वो एक लाइन 1 मिलीमीटर को बताएगी। यानी कि अगर आपको बताना है 0.1 तो वो जो एक छोटी फर्स्ट लाइन है वो हो गई, 0.2 सेकेंड लाइन, 0.3 थर्ड लाइन, चलते 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 ऐसे 1 आ जाएगा। तो एक बॉक्स एक अगर उसको सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप इसके अलावा कोई स्केल को बदलते हैं, कुछ चेंज करते हैं कि एक बॉक्स को आप 10 का लेते हो या 5 का लेते हो, तो आपको वो मेंशन करना पड़ता है बेटा ग्राफ पे ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी आपको जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपको चेंज करने की जरूरत तब पड़ती है जब x और y की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ रही हो। यहाँ तो चुन्नू चुन्नू सी वैल्यू है यार, 0 1 2 3 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं आ रहा है, तो हम काय के लिए स्केल लेंगे, हम तो सीधा सीधा एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर वाला जो रहता है उतना ही लेके चलेंगे। अगर वैल्यू होती 40 50 60 70 ऐसा होगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, तब हम एक स्केल एक बॉक्स मान लो 10 का ले लेंगे। अब वो 10 क्या होता है, वो जो भी चीज आप निकाल रहे हो, मान लो वो रुपीज है तो 1 यूनिट
₹10 के बराबर ले लिया तो एक बॉक्स ₹10 को बताएगा, तो 0 to 10 वो वैल्यू मिल गई। आगे डिस्कस करते चलेंगे, अभी तो छोटी वैल्यूज हैं तो 1 1 से काम चलेगा। चलिए, मैंने बनाया y एक्सिस और फिर मैंने बनाया x एक्सिस, और स्पेस में इतनी समस्या क्यों नहीं है, क्योंकि x एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, वो भी पॉजिटिव में, y पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, वो भी पॉजिटिव में। तो यानी कि ऊपर स्पेस चाहिए, राइट में स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए बाकियों के कंपैरिजन में, लेकिन इतनी जगह है कि दोनों बड़े आराम से बन रहे हैं। तो बस हमें ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है, ज्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है, काम चल रहा है काम चला दो। अब देखिए, ये ध्यान रखना होता है कि लाइन को आप उतना एक्सटेंड जरूर करो जिससे कि दोनों एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करके जाए, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राफ तभी आपका सही कंप्लीट माना जाएगा। तो देखिए, और गैप बिल्कुल 1 1 बॉक्स का लेना, 1 2 3 4 बहुत है मेरे लिए यहाँ पे इतना, -1 -2। एक बात और बता देता हूं, अगर आप लोग पेन से ग्राफ बनाओगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ग्राफ्स में कई बार हमें बनाते समय एडजस्टमेंट करना पड़ती है। कई बार हमें लगता है कि ग्राफ बहुत छोटे वैल्यूज हैं, लेकिन जब उसको मैं आगे बढ़ाता हूं और मुझे मान लो एक्स एक्सिस को उसको इंटरसेक्ट करते हुए दिखाना है पूरा एग्जैक्टली, तो वो वैल्यू बहुत छोटी है, लेकिन एक्स एक्सिस को मान लो वो -9 पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है और आपके पास स्पेस 3 पे खत्म हो गया। तो अगर आप पेंसिल से बनाओगे तो आप कम से कम उसको इरेज करके आगे बढ़ा सकते हो। तो इसलिए ग्राफ हमेशा पेंसिल से बनाएं और कोशिश करें कि राइट लेफ्ट दोनों जगह स्पेस ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट में ठीक ठाक स्पेस आपके पास बने, क्योंकि एग्जाम में एक ग्राफ पेपर आना है, 1 या 2 आने हैं, आपको ग्राफ पेपर दिए जाएंगे, तो आप कंजूसी किस वजह से करें, तो आपको स्पेस छोड़ देना चाहिए दोनों तरफ, और पेंसिल का यूज करें जिससे आप उसको चेंज कर पाए बाद में। मैं हर छोटी छोटी चीजें बेटा बता रहा हूँ, देखो ये बातें कई बच्चों को ऐसा लगेंगी कि बच्चों वाली बातें सर बता रहे हैं, लेकिन यही गलतियां होती हैं ना बेटा, मिस्टेक्स यही होती हैं। आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, इसलिए मैं बीच बीच में अपनी बातें सारी बताए जा रहा हूं आपको। अब जल्दी से y एक्सिस पे मुझे +3 जो है वो मैक्सिमम चाहिए, तो y एक्सिस पे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि x 0 है तो वो पॉइंट सीधा y एक्सिस पे ही मिल गया हमको, इसलिए 0 वाले जो पॉइंट होते हैं ना वो हेल्प ज़्यादा करते हैं। देखो अभी आपको समझ में आएगा, बनाते समय ईजी हो जाता है। देखिएगा, अब मैं फटाफट से प्लॉट करूंगा पॉइंट्स को। पहला है 0,3, बेटा इसको ध्यान से समझो कैसे बनाते हैं। 0,3 का मतलब है x पर 0 है और y पर 3 है। तो एक बात ध्यान रखें, अगर x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे जाएगा, y 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे जाएगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू तो 3 है लेकिन x की वैल्यू तो 0 ही है ना, तो वो एक्सिस से ही दिखेगा 0। ये देखो मैंने y को यहाँ लिया 3, तो x क्या है, x 0 है। देखो यहां से 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा परपेंडिकुलर, देखो ये 0 मिल गया। भाई x की वैल्यू चाहिए तो y से परपेंडिकुलर डालोगे, y की वैल्यू चाहिए तो x से परपेंडिकुलर डालोगे, तो यहाँ पे तो पॉइंट 0 है तो इसलिए लाइन इसी पर आ जाएगी, एक्सिस पर ही आ जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर x 0 है तो y एक्सिस पे आएगा पॉइंट, y 0 है तो x एक्सिस पे आएगा, ये भी लिखवा दूंगा अभी। दूसरा है 1,1 यानी कि x1 y1, बेटा कैसे बनाओगे, आपके पास तो ग्राफ है तो बड़े आराम से आपको परपेंडिकुलर लाइन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे पॉइंट सही पॉइंट पे लेना है। तो मेरे को वो पॉइंट कैसे मिलता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये मैंने आपको सिखाया है बेटा, फिजिक्स में भी सीखा है आपने, तो अभी जब आप मोशन चैप्टर पढ़ रहे होगे तब भी बताया था, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये अगर आप बेटा परपेंडिकुलर्स आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ग्राफ पेपर है तो डोंट ड्रॉ दीज लाइंस, ओके। ये लीनियर इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बनाएंगे इसको, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको केवल प्लॉट करना है पॉइंट, इस केस में आपको लाइन बनानी है। तो जब लाइन बनानी है तो ये डॉटेड, ये परपेंडिकुलर मत दिखाना, वो बहुत अजीब लगेगा ग्राफ, इसलिए जब लाइन बनाने जाओगे तो केवल पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो आपके पास ग्राफ पेपर है, परपेंडिकुलर बड़े आराम से मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है 2, -1, तो x2 y -1 कहां मिलेगा, तो x को पकड़ो पहले 2, ये यहां पकड़ा, लेकिन साथ में y कितना है -1, तो y -1 तो नीचे होता है, तो बेटा 2 के नीचे और यहां से सामने समथिंग यहां मिलेगा पॉइंट। अब इसको आप जब ज्वाइन करोगे ना, अब देखो x एक्सिस पे तो फिक्स हो गया, ये देखो कितना फायदा होता है 0 लेने से, y एक्सिस पे फिक्स हो गया कि लाइन यहां से जा रही है। अब लेकिन x एक्सिस वाला आप डिपेंड करता है कि ये जो आप ज्वाइन करोगे तब आपको x एक्सिस पे वो कहां से जा रहा है आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब यहां थोड़ा सा समझना पड़ा कि नहीं समझना पड़ा, और मेरे पास तो आंसर है इसलिए मैं बता पा रहा हूं 1.5 से जा रहा है, लेकिन ये आपका परफेक्ट कब बनेगा, जब आप ये लाइन बिल्कुल सीधी बनाओगे, और नहीं तो आपको x एक्सिस पे ऑलरेडी पॉइंट मिल गया होता तो आपको ये टेंशन नहीं रहती। और ग्राफ कंप्लीट कभी नहीं माना जाएगा अगर आपने ऐसा बना दिया, एक एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा है, ये ग्राफ इनकम्प्लीट है। जिस तरफ भी लाइन बढ़ रही है
उस एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाएगी, ये ध्यान रखना। दोनों को, एक तरफ इधर एक तरफ ऐसे जा रही है तो इधर से जाए, कहीं से भी जाए, लेकिन दोनों को एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करे। तो इसलिए इस ग्राफ को सही बनाना है तो आपको इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरीके से कि वो एक्स एक्सिस को सही पॉइंट से इंटरसेक्ट करके जाए और इन पॉइंट से होकर भी जाए। तो वो 1.5 से जाएगी। देखो मेरी लाइन थोड़ी सी हो गई ना डिस्टर्ब। यही पॉइंट अगर दोनों एक्सिस पर होते ना तो मेरा भी बड़ा अच्छे से बन जाता, थोड़ा फर्क पड़ जाता है इसलिए, लेकिन वो क्या था, फ्रैक्शन में आ रहा था। लेकिन आपके पास में ग्राफ है, सब कुछ है, आप ध्यान रखें। ये पॉइंट आपका 1.5 से होके जा रहा है बेटा, आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल बीच में से जाना चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ था 1.1 और ये पॉइंट तो 3 पर ही था, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। आपको शायद अब समझ में आया होगा कि मैं जीरो के पीछे क्यों भागता हूँ। तो अगर ये पॉइंट ऑलरेडी होता तो इस लाइन को ज्वाइन करने में हमें बिल्कुल समय नहीं लगता और हमारा 2 पॉइंट से ही काम हो जाता, 2 सॉल्यूशन से ही ग्राफ बहुत अच्छा परफेक्ट बन जाता। लेकिन कोई बात नहीं है, इस तरह से आपको बनाना है तो बनाते समय ध्यान रखें गलती ना हो बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है, ग्राफ बन चुका है, लाइन है ये। एरो इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये आगे भी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा काम क्या करना होता है, इनके पॉइंट्स लिखने होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स, वो जरूरी है। तो देखो पहला ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था, ये शायद 2, -1 है क्या, यस बिल्कुल सही, ये है 2, -1। लिख दो बेटा इसको 2, -1। फिर दूसरा क्या काम है, इसको छोड़ो, ये तो हमसे पूछा तो है नहीं कि भैया एक्स एक्सिस पे बताओ कहां से जा रहा है, पूछेंगे तब बताएंगे। लेकिन अभी तो हमने जो प्लॉट करे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 1, 1 ये मिल गया। ये वाला पॉइंट क्या था बेटा, y पर एक्सिस पे आ रहा है, मतलब x 0 होगा तो 0, 3 हो गया। ये इस तरीके से ये आपने ग्राफ बना लिया। एक चीज आपको और करनी है, ग्राफ बनाने के बाद इसकी वो लिख लो जल्दी से इक्वेशन। जब आप स्केल 1 यूनिट का रखते हैं दोनों एक्सिस पे तो स्केल लिखने की जरूरत नहीं है, स्केल तब लिखेंगे जब हम उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अब आपको जल्दी से इक्वेशन और लिख देना है इसके ऊपर बेटा। मैं इसको इसलिए थोड़ा बढ़ा रहा हूं, मुझे जगह चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए। तो इक्वेशन क्या थी जो बिगिनिंग में दी जाती है बेटा, वो 2x + y = 3। ऐसे इसी लाइन के ऊपर इस तरीके से लिख दें, 2x + y = 3। ये आपका इक्वेशन बन गया। ये जो इक्वेशन दिया था ना, ये लिखना जरूरी है लाइन के ऊपर कौन सी इक्वेशन है। तो उस इक्वेशन को आप लाइन के ऊपर लिख दें, 2x + y समथिंग जो भी पूछा है तो वो साइड में बेटा लिख दिया करें। बॉक्स मत बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बस इतना लिख दो, इक्वेशन लिख दो बेटा इस लाइन के ऊपर जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। ये आपका कंप्लीट हो गया पहला ग्राफ। ठीक है, तो इसमें जो भी चीज़ें हमने की हैं बताइए, बहुत बेसिक से कोशिश करिए बेटा बताने की। इसको ज्वाइन करो पहले, तो पूरा बना लो जल्दी से, है ना। अब बाकी आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ग्राफ पे बनाने हैं, और बाकी जो है जल्दी जल्दी अब बनाते जाएं, थोड़ा स्पीड को भी पकड़ें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखवा देता हूं। आई डोंट हैव ग्राफ पेपर, बेटा ये मेरी मिस्टेक थोड़ी ना है आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है। तो मैंने आपको कल क्लास में बता दिया था कि ग्राफ पेपर आप लेकर आए। जब भी मैंने क्लास लिया था सबको बताया है कि ग्राफ पेपर्स आपको लेकर आने हैं। अगर आप 2-3 दिन में ग्राफ पेपर मैनेज नहीं कर पाए, दिस इज नॉट माई फॉल्ट। समझ, आपने जो ग्राफ भेजा है बेटा बना के, उसमें वो लाइन को वाई एक्सिस को थोड़ा और ऊपर तक ले जाओ, केवल एक्सिस पे रोकना नहीं है। वो लाइन है बेटा, लाइन सेगमेंट नहीं है ना, तो वो लाइन का मतलब होता है वो इनफाइनाइट तक जाती है, इसलिए एक्सिस से थोड़ा आगे तक ले जाते हैं बेटा उसको, जैसे मैंने बनाया है। ध्यान से देखो इसको, दोनों तरफ बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि बस ये है कि इंटरसेक्ट कर जाए और उसके आगे थोड़ा सा और ले जाओ, इतना काम है। जिनके पास ग्राफ पेपर नहीं है ये उनकी गलती है। मैंने आपको सैटरडे को ही बता दिया था कि जब आप ट्यूसडे को क्लास लें तो ग्राफ पेपर के साथ आएं। इससे ज्यादा बेटा हम क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, ये गलती है आप लोगों की अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है तो। क्योंकि अभी मैं बनाने को दूंगा और मैं सबसे मांगूंगा कि भाई किसने बनाया है और किसने नहीं बनाया है। अभी मैं एक आध क्वेश्चन और करा रहा हूँ, फिर आपको बनाने के लिए भी दूंगा, तो तैयार रहें और तरीके से समझते भी चलें। ये बना लिया आप लोगों ने, इसको रेस कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन से तो नोट कर ही लिए होंगे बेटा। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करते चलना साथ में, नहीं तो पीछे रह जाओगे, मुझसे मत बोलना। आप सोचो कि
बहुत ज्यादा समय थोड़ी मिलेगा, आपको ड्रॉ करते चलना है ग्राफ पे जल्दी जल्दी, बाद में जाके फेयर बनाते रहना। अभी आज जिनके पास ग्राफ नहीं है वो कॉपी पर बनाएं, लेकिन स्केल तो होगा, कम से कम रूलर तो होगा, बस उसकी मदद जरूर लें कि जो आप पॉइंट ले रहे हैं वो गैप सेम रहे, ठीक है। और अभी बेटा क्लास में जल्दी जल्दी बनाएं थोड़ा सा, बाद में जाके फेयर कर लेना, ऐसा कर लो। अभी रफ में कॉपी में बना लो आप लोग, जैसे मैं बना रहा हूं। फिर मैं जब एक हाथ दूं आपको बनाने के लिए ग्राफ पेपर पे, तब ग्राफ पेपर बनाना, ठीक है। ऐसा करो, नहीं तो ग्राफ पेपर भी वेस्ट होगा आपका। तो अभी क्या करो आप लोग, जो मैं बना रहा हूं वो कॉपी बनाते जाओ, फिर जो मैं आपको बनाने के लिए दूंगा वो आप ग्राफ पेपर बनाना, ठीक है। इससे टाइम बचेगा हमारा, नहीं तो आप लगे रहोगे सजाने के लिए ग्राफ पेपर पे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये बेटा कंप्लीट हो चुका है, इसको इरेज कर रहा हूं। अब आ जाता हूं सेकंड वाले पे, देखो जरा अगला जल्दी से ग्राफ। जब मैं आपको दूं बनाने के लिए, तब आप प्रॉपर तरीके से उसको बना के भेजिएगा, अभी तो आप समझते चलो। अच्छा बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा डाल दो हेडिंग जल्दी से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आगे काम आएंगे, वो भी लिखवा देता हूं फटाफट से। लिखो जल्दी से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, तो हेडिंग डालें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 लिखें इसमें, इफ, पहला स्टार लगा के बेटा, ये पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एक्स, नहीं ऐसे मत लिखो, रुको रुको, काट दो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस पर हमेशा ही y 0 मिलेगा, x एक्सिस पर हमेशा y 0 मिलेगा। कितनी काम की चीज है जरा देखो, x एक्सिस का मतलब आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हो, ये आपका x एक्सिस है। अब x एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाओ, y की वैल्यू 0 मिलेगी हर जगह पर, हर जगह पर 0 0, मतलब अगर x 1 है तो भी y 0 इधर, ये पॉइंट बन गया। अब पॉइंट है 2,0, ये यहां आ गया। अब पॉइंट है -1,0, यहां आ गया। यानी कि सारे पॉइंट्स में आप देख लो y 0 आ रहा है, तो इसलिए अगर y की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट कहां होगा बेटा, x एक्सिस पे। पिछले केस में हमने उल्टा किया था इसका, वो मैं अब लिखवा रहा हूं। दूसरा पॉइंट, एट y एक्सिस, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट y एक्सिस पे जाना है तो ये हेल्प करेगा आपके ग्राफ में, इसलिए लिखवा रहा हूं। y एक्सिस पर x 0 हो जाएगा बेटा, यानी कि अगर आप y एक्सिस पे जाते हो तो x की वैल्यू आपको हर जगह 0 मिलेगी। तो एट y एक्सिस एवरीवेयर x विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ब्लर हो रहा है क्या स्क्रीन? चलो ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना। तो बेटा y एक्सिस पर x0, x एक्सिस पर y0, ये रूल याद रखना है आपको, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट है, अब जैसे बेटा कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जिनमें एक्सिस के पैरेलल बन जाती हैं लाइनें। एक्सिस के पैरेलल कैसे बनती हैं, लिखना नहीं, पहले समझो। जैसे कि मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है, अब एक लाइन जा रही है जो y एक्सिस के पैरेलल है और x के साथ में जा रही है, तो वो ऐसी लाइन होगी, ये बन गई लाइन, हो गई कि नहीं हो गई। ये लाइन कैसी है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। एक लाइन हो सकता है ऐसी चले जाए x एक्सिस के पैरेलल अबव ओरिजिन, एक लाइन जा सकती है पैरेलल टू x एक्सिस बिलो ओरिजिन, एक लाइन जा सकती है पैरेलल टू y एक्सिस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन तो समझते हो ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये ओरिजिन होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इस पर भी काफी चीजें बेस करती हैं, लेकिन इस केस में एक ही वेरिएबल दिया जाता है। तो अभी तो क्या है, केवल याद रखने पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। तो जल्दी से अगला पॉइंट लिखें, इसमें लिखेंगे कि ऐसा लिखेंगे, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a, यानी कि y है ही नहीं, वन वेरिएबल वाला ही केस रहता है ये। द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू a इज अ लाइन पैरेलल। बेटा दिमाग लगाओ कि अगर x की वैल्यू a है, मतलब x की वैल्यू कांस्टेंट हो गई,
ए ही रहेगा x हमेशा, और y है नहीं है तो y तो कुछ भी हो सकता है, जो चीज नहीं है वो तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इसको आप जीरो के साथ ले लोगे। तो जैसे कि अगर मैं इसको लिखूं y नहीं है तो हम क्या लिखते थे इसको टू वेरिएबल्स में, 0 इंटू वाई इज इक्वल टू ए। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है, आप y की जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, 3 रखो, इंटू 0 है तो वो 0 ही रहेगा ना। तो y की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सोचो, इमेजिन करो अगर आपने y को 1 रखा तो भी x इज इक्वल टू ए आएगा, y को 2 रखा x इक्वल्स टू ए आएगा, y को 3 रखा x इक्वल्स टू ए आएगा, y को -1 रखा x इक्वल्स टू ए आएगा। यानी x की वैल्यू a रहेगी कांस्टेंट और y बदलता रहेगा भले ही। तो ऐसे ग्राफ हमेशा पैरेलल लाइन बनाएंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी और x इज इक्वल टू a है तो a से होकर जाएगा, यानी कि द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड parallel to y axis passing through the x axis, passing through the x axis on the right side of origin, ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन। बस ये लिख लें पॉइंट, ये आगे काम आएगा इसलिए लिखवा रहा हूं, ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन। पहले तो इसको नोट कर लें फिर और समझा देता हूं। द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू ए, बेटा a का मतलब क्या है, कोई नंबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर। a क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो लाइन जो बनेगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस से होकर जाएगी और ओरिजिन के राइट साइड में होगी। तो ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए जो इन सारी चीजों को फॉलो करेगा। देखो ये ग्राफ ऐसा होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब मान लो x की वैल्यू a है तो बेटा a मान लो ये है, ठीक है ना, ये a मान लिया। अब अगर ये a है तो ये लाइन y के पैरेलल जानी है, यानी कि लाइन ऐसी होगी, ये देखो ये बन गई लाइन। चाहो तो साइड में बना लो, क्या दिक्कत है, जल्दी समझ में आएगा रिवीजन के टाइम पर। लो बना लो जल्दी से इसको, साइड में रफली बनाना है, बाकी कुछ पॉइंट वॉइंट नहीं लिखने, केवल समझने के लिए बनाना है बस। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये a है, तो यानी कि x इक्वल्स टू a से होके जाएगी लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस होगी और राइट साइड द ओरिजिन है वो भी दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये ग्राफ किसका बन गया बेटा, x इक्वल्स टू a का बन गया। तो इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू a, ये काम आएगा बेटा आगे, x इक्वल्स टू a, ठीक है, समझते चलना बेटा। कोई दिक्कत है तो बता देना। चलिए मुझे लग तो नहीं रहा अभी कोई दिक्कत होगी किसी को, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी से लिखते चले जाएं। अब नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, जल्दी से इसमें चेंज करूंगा, छोटा सा चेंज कर रहा हूं। अब मैं इसमें ले रहा हूं x इक्वल्स टू -a। अगर ये ऐसा ले लिया x इक्वल्स टू -a तो ये क्या होगा, इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा, पासिंग थ्रू द x एक्सिस रहेगा, बस राइट की जगह ओरिजिन के लेफ्ट से जाएगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। बस इतना चेंज कर लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी लिखना है बेटा शॉर्ट में हिंट के लिए। तो ये ओरिजिन के लेफ्ट से जाना चाहिए, यानी कि इसका अगर आप रफली ग्राफ बनाते हो तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y x इक्वल्स टू -a यहाँ होगा बेटा -a, तो ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है लेकिन x के लेफ्ट से जाएगी, राइट से नहीं लेफ्ट से जाएगी, लेफ्ट से जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे। अब इसी में बेटा क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज और कर देता हूं। अब इसमें x की जगह y ले लेते हैं, तो लिखो y इज इक्वल टू a। जब y इज इक्वल टू a लोगे तो इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस की जगह पर x एक्सिस हो जाएगा, है ना, और पासिंग किसके साथ होगी, अब y एक्सिस के साथ होगी,
और लेफ्ट राइट की जगह अब अबव और बिलो हो जाएगा ओरिजिन का। तो पॉजिटिव के केस में ऊपर और नेगेटिव के केस में नीचे। तो ऑन द अबव नहीं लिखेंगे, तो ऐसा लिखेंगे इसमें पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस अबव ओरिजिन, बस अबव द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर से जाएगी लाइन अबव द ओरिजिन, ठीक है ना। देखिए कैसे बनेगी, ऐसी रफली बनाना है समझने के लिए, आगे इसके ग्राफ काम आएंगे, इसलिए ये चीज मैं बता रहा हूं। तो देखो जरा जल्दी से, y एक्सिस से पैरेलल होगी, y के पैरेलल है, x एक्सिस से जा रही है, y एक्सिस से जा रही है, x के पैरेलल है और ओरिजिन के ऊपर से जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू दी है ना इस बार, x नहीं दिया, y दिया है तो y एक्सिस से जाएगी, x देते हैं तो x एक्सिस से जाएगी। ये देखो इसका रफ ग्राफ रफली कैसा बनाएगा, देखे जरा, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक बात है। अब मुझे बताओ वैल्यू किसकी दी है, y की दी है, तो पैरेलल किसके होगा, x के, क्योंकि y से होकर जाएगा, y की वैल्यू दी है और पॉजिटिव है तो y ऊपर होता है बेटा पॉजिटिव। तो ये मान लो a है, ये y एक्सिस पर ये a है, तो लाइन बन गई पैरेलल टू x एक्सिस, कुछ ऐसा, कोशिश कर रहा हूं सही बन जाए, बन गया पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल टू x एक्सिस हो गई बेटा। तो इस लाइन को आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू a, ये सारे बेसिक्स लिखते जाएं, कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट डायरेक्ट कहाँ से जाएगा कैसे जाएगा, तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत काम आता है ये। कि अगर अब a का मतलब बेटा किसी भी नंबर से है, ठीक है, ध्यान रखें, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, a का मतलब यहाँ किसी भी नंबर से है बट वो पॉजिटिव है, तो लाइन बन गई x एक्सिस के पैरेलल, तो लिख दिया अबव ओरिजिन। अब बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, केवल a की जगह माइनस a ले लूंगा तो क्या होगा, वो नीचे से चली जाएगी, सिंपल, ठीक है ना। पहले इसको बनाओ, लिख लो जल्दी से। देखिए जल्दी से देखेंगे, जल्दी से देखेंगे, हाँ अब देखो, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल, क्या कहते हैं, a लिया था ना, अब माइनस ए ले लो, तो ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब a की जगह माइनस ए ले लिया, तो क्या होगा, लाइन पैरेलल किसके होगी बेटा, x एक्सिस के ही पैरेलल होगी, किससे होकर जाएगी, y एक्सिस से ही जाएगी, लेकिन अबव की जगह कहां से जाएगी, बिलो द ओरिजिन, बस ऊपर की जगह नीचे से जाएगी, तो बिलो ओरिजिन कर दो। तो देखिए अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये लाइन बन गई y एक्सिस, ये x एक्सिस है ना। अब लाइन कहाँ जाती है, बिलो ओरिजिन, और जाएगी कहाँ से, y की वैल्यू माइनस ए है तो माइनस ए से जानी चाहिए और x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। एक्सिस से थोड़ी छोटी दिखाते हैं जिससे क्लियरली दिख जाता है कि लाइन क्या है। तो ये पॉइंट माइनस ए है बेटा, ये तो ओरिजिन होता ही है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये सब लिखना जरूरी होता है, ग्राफ को सजाना जरूरी होता है। कौन सी लाइन है ये, y इज इक्वल टू माइनस ए का ग्राफ है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि y की वैल्यू दी जाए, x की वैल्यू ना दी जाए, और कार्टेशियन प्लेन पे बनाना हो, दो एक्सिस वाला कार्टेशियन प्लेन पे बनाना हो, तो लाइन हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस बिलो ओरिजिन हो जाएगा, ये तरीका है। तो ये चारों रिजल्ट्स अगर समझ में आ गए हो तो यस सर लिख दें सभी लोग जल्दी से व्हाट्सएप पे जाके, धनाधन धनाधन धनाधन, क्या, यस सर यस सर यस सर यस सर लिखना है, ऐसा सब लोग, एक बच्चा एक ही बार लिखेगा नहीं, वो लगा 4 बार लिखने एक ही बच्चा, वो नहीं गड़बड़ करना, रिस्पॉन्स करें सभी लोग, ये सारी जो अभी तक पढ़ाया समझ में अगर आ गया है तो यस सर लिखें जल्दी सभी लोग, जल्दी सबका रिप्लाई चाहिए मुझको, शोर नहीं लिखना बेटा, सर लिखना है नंदिनी। खटाक उसने मैसेज जो है डिलीट किया है, उसे ये नहीं पता कि मैं तो यहीं ऑनलाइन बैठा हूं, मैं तो इंतजार में ही हूं कि यस सर लिखें सब, जल्दी लिखो, देवांशी, अनन्या, रिप्लाई नहीं आ रहा है बेटा, वरिष्ठ, सब रिप्लाई करो जल्दी से फटाफट,
काव्य, समझ में आया है नहीं? अभी तक जो मैंने पढ़ाया, काम की चीजें पढ़ाई हैं सारी, जल्दी लिखो। यस सर सभी लोग। और नए बैच के बच्चे कहाँ हैं? बेटा हर्षित, जब मैं बोलूँ ना तब भेजना है ग्राफ, ठीक है? अभी भेजना नहीं है, जब मैं बोलूँ तब भेजना है बेटा। एक तो क्या है, कुछ जब मना करते हैं तो वो काम जरूर करना है हमें। आर्यवत आज भी एब्सेंट है क्या? हर्षित, शांभवी, निमेश और सार्थक, 4 लोगों ने रिप्लाई किया है अभी तक मुझे नए बैच में। प्रत्यूषा, समझ में नहीं आया क्या? प्रत्यूषा, शांभवी, अच्छा शांभवी ने तो कर दिया है, जल्दी रिप्लाई करें सभी। अच्छा दूसरा एक बात और है, कुछ बच्चे ये बताएं मुझे कि ये डीपीएस वाले, कल आपका पेपर है क्या बेटा? एक बच्चा कह रहा था कल टेस्ट है सर, आज क्लास ना रखो फिजिक्स की, और कल हमारा मैथ्स का टेस्ट भी है तो उसकी भी तैयारी करनी है। अगर ऐसा कुछ है तो बताओ, फिर आज की फिजिक्स की क्लास हम कैंसिल कर देंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ नए बैच वाले बच्चों से, डीपीएस वाले बच्चे। अगर आपके पेपर चल रहे हैं और कल आपका मैथ्स का टेस्ट भी है, उसकी भी तैयारी करनी है आपको, और अगर आपके स्कूल में भी टेस्ट है, ऐसा मुझे एक बच्चे ने बोला है कि स्कूल के भी सर टेस्ट है और मैथ्स का आपका भी कोचिंग का टेस्ट है, तो आज हम क्लास ना रखें, ऐसा मेरे को एक बच्चे ने बोला है। अब मुझे बताओ जल्दी से कि क्या ऐसा है? ये सभी आप लोग अगर इस बात को एग्री कर दोगे तो मैं कैंसिल करूंगा क्लास, ठीक है? लेकिन सभी का रिप्लाई चाहिए होगा मुझे, मतलब ये नए बैच में जितने बच्चे हैं सबका, समझ गए? हर्षित, शांभवी, निमेश, सार्थक, संकल्प, क्या कहते हैं, और कौन कौन है, शांभवी, प्रत्यूषा, ये सब लोग अगर मुझे बताएंगे तो मैं आज आपका गैप दे दूंगा अगले क्लास, क्योंकि टीटीएस में तो देखो रेगुलर चलेगा आपका साइंस का क्लास, वो नहीं मैं बंद करने वाला, क्योंकि अब इसके बाद मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो ये चलती रहेगी। तो अगर स्कूल टेस्ट कल है और अच्छा मैथ्स का यस्टरडे था, ओके बेटा, लेकिन आप सभी लोग एग्री कर जाओगे तो फिर मैं आज का क्लास कैंसिल कर दूंगा और मैं आपका परसों क्लास ले लूंगा साइंस का, और कल आपका क्योंकि कोचिंग पे भी टेस्ट है। तो ये मुझे अभी आप बता दें रिप्लाई करके सभी लोग, अभी आपके पास समय है। ये देखो कार्मल वाले भी बोलने लगे सर हमारा भी है, ये देखो कार्मल का भी आ गया डेट शीट। ठीक है बेटा, अभी तो समय है ना क्लास में, जब तक आप विचार कर लो बात करता हूं मैं। यस सर टुमारो इज ए स्कूल टेस्ट, तो क्लास लेना है या नहीं लेना है इसका सजेशन थोड़ी देर बाद मुझे दे देना, ठीक है कि नहीं? आप लोग आपस में थोड़ी देर बाद बता देना। चलिए बेटा, ये बहुत काम की चीज मैंने बता दी आपको यहाँ पर, ठीक है? अब इसको मैं रेस कर रहा हूं। अब जरा देखते हैं, ओके योर एग्जाम्स आर ऑल्सो नियरिंग। नियरिंग का मतलब क्या है? सबके एक साथ होंगे वो तो, सब लोग डीपीएस में हो तुम। नियरिंग का क्या मतलब है यार? ऐसे नहीं है कि 4 दिन फिर कैंसिल होगा क्लास, ये ऐसा नहीं करूंगा मैं। ये तो सबका आप लोगों का जो कंबाइन, अगर आप लोगों का डिसीजन आता है कि हाँ सर आज रिलैक्सेशन दे दीजिए, प्रिपरेशन लीव दे दीजिए, क्योंकि कल कोचिंग का भी टेस्ट है आपका पॉलिनोमियल का, पुराने बच्चों का नहीं है, वो लोग दे चुके, आप लोगों का टेस्ट होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो अभी डिसाइड कर लो, और समय है, जब तक अगला सवाल देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखो इसकी मैं तलाश में रहता हूं कि इसमें क्या होता है। अच्छा आप जीजीएचएस में, ठीक है ठीक है, इसकी तलाश में था मैं। अब बेटा सवाल देख लो पहले, फिर बात कर लेना। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लाइन, लिखो जल्दी से, ड्रॉ अ ग्राफ, और इसको बहुत अच्छे से समझना है। बेटा तुम्हें फिजिक्स की क्लास अटेंड करनी है, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है ना, कल टेस्ट है, एक दिन के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लाइन टू x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। जरा समझना बेटा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 फ्रॉम द ग्राफ। ये लाइन जो है ना, ये इस क्वेश्चन की मेन पार्ट है इसका, कि आपसे बोला जाएगा फ्रॉम द ग्राफ। इससे पता है क्या होगा, जब भी आपसे बोले ना फ्रॉम द ग्राफ, यानी कि जो आंसर आपसे पूछा जा रहा है वो आपको ग्राफ से निकालना है। तो यानी कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
वो पॉइंट भी आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा, तभी उसका आंसर आपको मिलेगा। समझ रहे हो? और वो आंसर आपको ग्राफ में निकालना है। इसका मतलब सॉल्यूशंस में आप उसको नहीं दिखाओगे, ग्राफ बनाने के बाद उसको उसमें से निकालोगे। यही बात मेन होती है और यही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं जल्दबाजी में। तो मैं समझाऊंगा आपको तरीके से क्या बोल रहे हैं वो। फ्रॉम द ग्राफ, कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करना है, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट when, from the graph find the coordinates of the point when, ध्यान से समझना, find the coordinates of the point when x equals to -5 और y is equal to 0, दो दे दिए। तो यानी कि ये दोनों आप नहीं लेके चलोगे सॉल्यूशन में, क्योंकि इनका रिजल्ट हमें ग्राफ से निकालना है। तो सॉल्यूशंस में लेकर अगर हमने इनको चल दिया तो फिर तो ये डायरेक्ट ही मिल गए ना, तो इसीलिए ध्यान रखना है। तो y इज x, पहला है x इक्वल्स टू -5, ये मैं यहां लिख देता हूं, x इक्वल्स टू -5 फर्स्ट वाला, मतलब y आपको निकाल के बताना है। ये बोल रहे हैं वो कि फ्रॉम द ग्राफ अगर x इक्वल्स टू -5 है तो y क्या होगा, ये मतलब है उनका, पूरा पॉइंट बनाना है। और y इज इक्वल टू 0, दो चीजें निकालनी है। तो अगर ये दो चीजें निकालनी है तो हम ग्राफ पहले बनाएंगे और फिर ग्राफ पर इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। यानी कि जो आपसे पूछा जा रहा है वो वैल्यू आप सॉल्यूशन में नहीं लोगे, समझ गए? ग्राफ पर तो वो दिखेगा क्योंकि आंसर वहीं से लेना है, लेकिन सॉल्यूशंस में नहीं निकालोगे आप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी होशियारी दिखा लेना, रफ में सॉल्व कर लो भले ही करना है तो, कि वैल्यू क्या आ रही है वो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका परफेक्ट आंसर वहां से मैच हो जाएगा। क्योंकि ग्राफ से, मान लो आपका ग्राफ गड़बड़ बन गया और आपने ग्राफ से ही आंसर निकाला, x को -5 लिया और वहीं से ग्राफ से देखा y कितना आ रहा है, और कहीं ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक भी है, पॉइंट में 1 में भी दिक्कत है, तो आपको ग्राफ पे मिल गया 4.9 आंसर, लेकिन वो आंसर 4.9 नहीं है, वो 5 है। तो अब ये कैसे पता चले कि हमारा सही है? तो क्योंकि ग्राफ में हो जाता है ना कई बार मिस्टेक, मान लो, तो हम इसको कैलकुलेट करके निकालें लेकिन ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाएं, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है। लेकिन आंसर आपको कंफर्म कैसे कर लेना है, इक्वेशन में -5 रख के देखना, y अपने आप आ जाएगा ऐसे करके। लेकिन उससे पहले इस लाइन को बनाएंगे कैसे, तो पहला क्वेश्चन है इसको बनाना, ठीक है कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन बनाने का है, यानी कि हमें बनाना पड़ेगा, इसको कंस्ट्रक्ट करना है इस ग्राफ को। तो देखें जरा ध्यान से, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 ये है, तो कहने का मतलब x की वैल्यू आसानी से मिलेगी क्योंकि 2y को इधर ले जाना है अपने को, तो काम आसान हो गया। यही इक्वेशन है ना, x माइनस 2y, हाँ यही है। तो इसको आप इधर ले जाओ, सबसे बढ़िया, तो इक्वेशन जो आसानी से मिले वो वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 2y आपको मिल गया, ये पहला काम। ये हमने इसको x को y के टर्म्स में ले लिया। अब आप सीधा टेबल बना लें, मैंने बोला ना सोल्यूशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए बताया है। अगर आप करके दिखा देते हो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट टेबल बना लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिएगा, अब मैं टेबल बनाऊंगा सीधे सीधे। तो देखिए, मैंने एक तरफ लिया x और एक तरफ लिया y। अब देखो जरा टेबल कैसे बनेगी। याद रखें, टेबल में ये दोनों पॉइंट नहीं दिखने चाहिए, यानी कि x को -5 मत लेके चलो, यानी कि y को ऐसा मत लेना कि x -5 आ जाए, और एक y इज इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते आप। समस्या ये हो गई है आपके लिए, ठीक है ना? उसके अलावा कुछ भी लेते जाओ। तो देखिए, मैंने y को रखा 1, जैसे ही मैं y को 1 रखूंगा ये 3 + 2 5 हो जाएगा। कैलकुलेट करना हो तो करते रहना आप बैठ के। और देखो, मुझे y 0 नहीं चाहिए, तो कम से कम x तो 0 में लेने की कोशिश कर ही सकता हूं। तो सोचो जरा, x 0 कब आएगा? जब यहां 3 बनेगा। ये पिछला ही है क्या यार, सेम तो नहीं हो गया कहीं? लास्ट भी ऐसे ही कुछ था, अच्छा उसमें 2x + y था, ठीक है ठीक है, लगभग ऐसे ही है वो, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहां से मैं क्या निकालना चाहता हूं, x को 0 निकालना चाहता हूं ना। x 0 तब आएगा जब यहाँ -3 बनेगा, और -3 लेने के लिए यहाँ -3/2 लेना पड़ेगा आपको। तो -3/2 लोगे तब जाके वो 2 से 2 कैंसिल होगा और x 0 आ जाएगा। लेने को ले सकते हो क्योंकि -3/2 क्या होता है बेटा, 1.5 हो जाएगा माइनस का। आप लेने को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है? अगर आपका मन करे तो लेना, नहीं लेना हो तो आप दूसरी नंबर भी ले सकते हो। मैं इसमें ले रहा हूं अभी हाल फिलहाल 0, ठीक है? तो देखो मैंने कैसे सोचा, इसको ध्यान से समझो। मेरे को 3 + 2y को 0 बनाना है, तो ये तो मैंने कंफर्मली सोच लिया कि 0 लाने के लिए मुझे यहाँ पे -3 बनाना है, क्योंकि 3 में से 3 माइनस करोगे तब 0 आएगा। तो नीचे तो मैंने y में 2 ले लिया, सोच लिया कि नीचे 2 होगा क्योंकि 2 से 2 कटेगा। अब 3 में से कितना माइनस करें कि 0 आ जाए? 3 माइनस करें, माइनस करना है तो -3 ऊपर ले लिया, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 - 3 0 होता है। तो इस तरीके से मैंने सोचा है। आपको अगर नहीं सोचना तो आप कोई इंटीजर दूसरा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -1.5 अगर मैं लेता हूं,
-3/2 यानी कि -1.5, एक ही बात है। तो -1.5 अगर आप लोगे तो x 0 आ जाएगा। और एक पॉइंट लेना है, चलो तो ले लो एक और। क्या लेना चाहते हो? ऐसा पॉइंट लो ज्यादा बड़ा ना बने, तो 2 ले लेते हैं। x को 2, y को 2 ले लो। y को 2 लोगे तो 2 × 2 4, ये तो 7 हो जाएगा। -2 ले लो, और -1.5 ले चुके हैं, रुक जाओ। तो क्या ले लें फिर? -1 ले चुके हैं, 2 लेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना। -1 ले लेते हैं, -1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये सही है। -1 ले लो। तो y को -1 लोगे तो यहाँ -1 रखने से 3 - 2 कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये पॉइंट ज्यादा सही है। ये आपकी टेबल बन गई, देख लो। तो सॉल्यूशन आपको करके दिखाना है नहीं दिखाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ग्राफ के केस में। ये मैंने पॉइंट ले लिए। तो अब आप बनाते समय ध्यान रखें, x की वैल्यू एक तो ये 5 है सबसे बड़ी जो राइट में जाएगी, लेकिन x की वैल्यू यहां देखो -5 भी हमें पूछा है कि x अगर -5 हो तो y कितना होगा, तो इसकी भी जरूरत है। तो आप जो स्पेस बनाओ वो x में +5 भी देना है, -5 भी चाहिए। तो बिल्कुल हम अगर ग्राफ पे बना रहे होते हैं तो फिर इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि स्पेस कितना चाहिए। तो ग्राफ थोड़ा ज्यादा बड़ा बनेगा पिछले ग्राफ्स के कंपैरिजन में, ठीक है। देख लेता हूं मैं स्क्रीन पे भी पूरा दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है, ठीक है। देखिए, तो x पे भी मुझे 5 जाना है बेटा, और y पर भी जाना है। देखिए, तो ये x y जहां इंटरसेक्ट करते हैं ये बन गया ओरिजिन। अब जल्दी से पॉइंट ले लेता हूं। x एक्सिस पे फटाफट से 1 1 1 का ले लीजिए क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है। 3 4 5। अच्छा, अब सुनो जरा, आपसे पूछा है कि अगर x की वैल्यू -5 है तो y कितना होगा, ये ग्राफ से बताओ, यही पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -5 मुझे ग्राफ पे दिखानी पड़ेगी और y की जो आएगी वो दिखानी पड़ेगी। तो अब y की जो आएगी वैल्यू वो हमें कब पता चलेगा? जब ग्राफ हम बना लेंगे। तो मान लो अगर y की वैल्यू x की वैल्यू -5 लेने से y की वैल्यू मान लो 15 आ रही है सपोज, तो क्या आपने 15 यहां बना रखा है? क्या 15 के लिए आपने स्पेस छोड़ा है? नहीं ना। बाद में हमें पता चलेगा जब हम निकालने जाएंगे, और तब तक हमारा कितना समय खराब हो चुका होगा, हम ग्राफ बना चुके होंगे। बातों को समझो। और सॉल्यूशन की जगह पे हम -5 ले नहीं सकते कि सर हम यहीं रख लेते हैं तो पता चल जाएगा y कितना आएगा। यहां नहीं दिखा सकते क्योंकि बेटा उन्होंने बोला है फ्रॉम द ग्राफ ये निकालना है। तो आप ये कैलकुलेशन से कैसे निकाल सकते हो? समझो बात को। ग्राफ से निकालने का मतलब होता है ग्राफ आप बनाओ सॉल्यूशन से, और ग्राफ जब बन जाएगा उसके बाद उसमें आप दिखाओ कि x -5 हो रहा है तो y कितना आ रहा है। तो बनाने के बाद हम लेट हो जाएंगे अगर हमने बना लिया और फिर हमारी मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि मान लो y की वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है कि हमने स्पेस ही नहीं छोड़ा उतना, मान लो ग्राफ पे। तो क्या करोगे? तो इसको रफ में सॉल्व करो ना, दिमाग ऐसे लगाओ कि सॉल्यूशन में मत दिखाओ, लेकिन रफ में तो करके देख सकते हो ना, वहां थोड़ी कोई रोक रहा है आपसे। तो आप क्या करो, x की वैल्यू को -5 रख के y चेक कर लो कितना आ रहा है, और उतनी जगह कम से कम वहां मैं छोड़ूंगा y एक्सिस पे। तो हम रफ में चेक करेंगे। तो इसमें रफ पार्ट का बड़ा रोल होता है बेटा। तो रफ में आप ये चेक करो कि अगर x को -5 ले रहे हैं तो y कितना दिख रहा है। तो जैसे मान लो यहां मैंने -5 रख दिया क्योंकि इस बार उल्टा करना पड़ेगा ना, y निकालना है। तो अगर सपोज बेटा देखो ध्यान से देखो, y x को अगर मैं -5 रखता हूं तो y कितना आएगा? ये 3 है और ये 2y है, ठीक है। यहां रख दो या यहां रख लो, एक ही बात है। अब देखो जरा, पहले तो मैं 3 को इधर शिफ्ट करता हूं तो -3 हो जाएगा। तो -5 -3 और ये 2y, यानी कि 2y इज इक्वल टू -8 आ रहा है। कैंसिल करने पर मुझे y मिल गया -4, यानी कि आपको पता चल गया कि मुझे y पर -4 भी चाहिए। तो आप कम से कम इतने अब श्योर हो गए ना कि y एक्सिस पे नीचे मुझे 4 तक चाहिए। आइडिया लग गया कि नहीं लग गया? अब आपने अगर ग्राफ पे स्पेस कम छोड़ा होगा तो आपको आइडिया लग गया कि मुझे y कम से कम -4 तो ये रिजल्ट दिखाना है उस पर, तो इतनी चाहिए वैल्यू। तो ये तरीके होते हैं बेटा ग्राफ को करने के। यहां डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया है। अब ऐसे ही बेटा अगर मान लो y 0 है तो x कितना होगा, तो वो तो यहां से दिख रहा है हमें। ये देखो y को 0 रख दो, ये तो 0 हो जाएगा, तो x कितना हो रहा है? 3। यानी आइडिया लग गया कि y को 0 होने से x 3 हो रहा है, और x को -5 लेने से y -4 आ रहा है। तो हमारा एक तो रिजल्ट भी कंफर्म हो गया
और हमारा रिजल्ट भी कंफर्म हो गया और ग्राफ पे भी हमने देख लिया कि इतनी स्पेस जरूर दो कि मुझे -4y पर चाहिए। तो ये देखो -1 -2, अब टेंशन नहीं है कितना बड़ा ग्राफ बनाना है, -4 लो एक एक्स्ट्रा ही ले लिया हमने तो -5। एक्स पे भी अब ज्यादा समस्या नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5 बहुत स्पेस है। अब हम y पर पॉजिटिव अगर जाना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 ये बन गया। अब अगला पॉइंट क्या होता है, प्लॉट करना पॉइंट्स को। तो देखिए 5,1 x5 y1, पहले x को पकड़ो, 5 कहाँ है, ये है, और y कितना है बेटा 1, तो x पर जब 5 है तब y पर 1 है, यानी कि 1 के लिए y ऊपर जा रहा है। ग्राफ पे आप देखोगे बड़े आराम से पॉइंट यहां मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और -1.5, तो x 0 है ना, अगर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे जाएगा पॉइंट, अभी लिखवाया था। -1.5 बेटा -1 और -2 के बीच में होता है, पॉइंट यहां होना चाहिए। फिर तीसरा है 1, -1 x1 y -1, x1 ये है, y -1 कहाँ है, y का -1 नीचे होता है, x का 1 ये पॉजिटिव साइड में, यानी कि पॉइंट ये समथिंग यहाँ, मतलब लाइन ऐसे जा रही है। तो हमें दोनों एक्सिस मिल गए, इस पे भी मिल गया और ये y के ऊपर जा रहा है, यानी कि पॉइंट, अच्छा x एक्सिस पे कहां से जा रहा है वो देखना पड़ेगा, वो आप जब बनाओगे तब चेक कर पाओगे। तो बनाते समय मैं बता देता हूं कहां से जा रहा है, जिससे कि अपना आंसर गलत ना रहे। तो पॉइंट बेटा 3 से होके जा रहा है, यानी कि y को क्या कहते हैं, x एक्सिस पे 3 से जा रहा है, यानी कि अगर y 0 है तो x 3 आ रहा है ना, अच्छा हमने चेक कर लिया था पहले ही, ठीक है, तो 3 से ही होके जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये लाइन जो है ये बन गई ऐसे, ये बन गई बेटा स्ट्रेट लाइन, ये बन गया ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए, जो जो मेन पॉइंट्स हैं बता देता हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स मेन है जो आपको शो करने हैं। एक तो ये 1, -1 ये हमें प्लॉट करना ही करना है। एक हमने ये भी लिया था बेटा, और दोनों एक्सिस को वो इंटरसेक्ट भी कर गई लाइन, तो कोई दिक्कत भी नहीं। एक पॉइंट बेटा ये भी बताना है आपको, बोलो ये क्या पॉइंट है, ये है 0, -1.5, इसको 3/2 भी लिख सकते हो आप, 0, -3/2, 0, -1.5, दो हो गए। और तीसरा हमने पॉइंट क्या बनाया था, इधर वाला देखो पहले, 5x है और y 1 है, यानी कि ये वाला पॉइंट, तो x5 y1, x5 y1 ये पॉइंट है, x5 y1। पहले तो ये हमारा सिंपल जो हमने ग्राफ बनाना था वो बन गया, अभी हमने ग्राफ बना लिया। अब जरा आगे की बात अभी सुनना है ध्यान से, ठीक है, ये हमारा ग्राफ रेडी हुआ है अभी। अब क्या करना है आगे, ग्राफ रेडी होने के बाद में क्या करना है, तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उसके आंसर देने हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो पॉइंट्स आप ग्राफ पे दिखाओगे तभी तो आप ग्राफ से आंसर दे पाओगे। उन्होंने लिखा है ना फ्रॉम द ग्राफ, यानी आंसर कहां से आएगा, फ्रॉम द ग्राफ, तो ग्राफ से दिखाना है। तो ग्राफ पर क्या दिखाना है, -5 एक्स पर। देखो जरा, अगर x पर -5 है तो y कितना आया था चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, रफ में सॉल्व कर लिया। ये देखो x को मैंने -5 रखा तो y मुझे -4 मिला, यानी कि -5, -4 भी मुझे प्लॉट करना पड़ेगा, तो पॉइंट समथिंग यहाँ है, तो इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आइडिया लग जाता है आंसर पहले चेक करने से, ठीक है कि नहीं। तो हमें आइडिया लग गया ना कि लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दिखाना तो पड़ेगा। तो 5 और -4 समथिंग मान लो यहाँ आ रहा है, तो लाइन को बेटा आगे बढ़ा दें जिससे आपको ये मिल जाए, क्योंकि जो पूछा गया है फ्रॉम द ग्राफ यू हैव टू प्लॉट दैट पॉइंट ऑल्सो ऑन द ग्राफ। तो ये आपका x की वैल्यू -5 लेने से y -4 ये दिख गया हमें ग्राफ पर, ठीक है ना। कि आगे बात समझ में, ये प्लॉट करना है और फिर बाद में आंसर में देना है। अब आगे दूसरा देखो, अगर मैंने मान लीजिए y को 0 बोला है उन्होंने, तो y तो 0 हमेशा x एक्सिस पे होता है, तो x एक्सिस पे y 0 कहाँ हो रहा है, पकड़ लो पॉइंट x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, जी मिल गया 3। तो ये क्या है 3,0, यानी कि y 0 और x 3। अब ये पॉइंट हमने बाद में बनाए हैं, सॉल्यूशंस में नहीं दिखाए हैं। तो एग्जामिनर को क्लियर है कि आपने ग्राफ इन तीनों पॉइंट से बनाया और उसके बाद आपने ये पॉइंट्स इधर प्लॉट करके दिखा दिए, जिससे कि आंसर मिल गया। तो अब आप लिखेंगे, जो आंसर आप लिखेंगे ना, तो उसमें आप लिख देंगे सो हेंस फ्रॉम ग्राफ, क्या लिया आपने फ्रॉम द ग्राफ, क्या ले रहे हो ग्राफ से, फ्रॉम ग्राफ इफ x इज इक्वल टू -5 तो y इज इक्वल टू क्या बना, -4, ठीक है। सो देयरफॉर -5, -4 is a required point,
या सॉल्यूशन, जो भी कह सकते हो आप। दूसरा क्या पूछा था उन्होंने, दूसरा उन्होंने पूछा था कि अगर y 0 हो तो x कितना होगा। तो इफ y 0 देन x बता दो कितना आया, x आ गया था 3। तो सॉल्यूशन क्या बन गया, 3,0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या पॉइंट। पॉइंट पूछा तो पॉइंट लिखो, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन पूछा तो सॉल्यूशन लिखो। क्या पूछा था उन्होंने, उन्होंने बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बताने थे। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए, ये x को मैंने -4 लिया तो y -4, ये देखो ग्राफ पे दिख रहा है। अगर y को 0 ले रहे हो तो x 3, ये भी ग्राफ पे दिख रहा है। और ये हमने लास्ट में लिख दिया कि भाई ये आंसर ग्राफ से आए हैं, तो दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब कोऑर्डिनेट होता है, ये देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको अच्छे से। कोई दिक्कत है तो बताओ और नोट करो। अभी एक चीज और क्या रह गई मालूम है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक चीज रह गई, इसमें इक्वेशन लिखना रह गया ग्राफ पर, x - 2y = 3, ये लिखना रह गया। ये इक्वेशन है इस ग्राफ की, ऐसे। तो ये सारी चीजें बताने पर मार्क्स जो है एग्जामिनर कहीं से भी ना काट पाए, तो मेरा उद्देश्य वो रहता है बताने का। इसको नोट कर लें बेटा अच्छे से, जल्दी से। अभी एक इसके अलावा थोड़ा पैटर्न बदल के एक ग्राफ और कराऊंगा मैं, जल्दी से इसको नोट कर लें। ठीक है, ये जो आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का पेपर आया है, पेपर हुआ है, इसके बारे में डिस्कशन करना रह गया। 48 मार्क्स हाईएस्ट आए हैं आउट ऑफ 50, और ये शायद 3 बच्चों के आए हैं। तो अभी बता देता हूं, जो बच्चों का फर्स्ट रैंक आया है वो बता देता हूं, बच्चे कौन कौन से हैं फर्स्ट सेकंड रैंक पे। ठीक है, मेहनत करते हैं बच्चे तो बताना ज़रूरी है। जब तक आप इसको भी नोट करते जाएं, जल्दी से बना लें। मुझे पता है कि ग्राफ नोट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मैं आपको रिजल्ट भी बता देता हूँ। तो बेटा ये बेसिक अगर आप ग्राफ सीख गए तो बाकी फिर तो सब होमवर्क में आप कर ही लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। मेन है आपको सीख लेना कि कैसे बनता है, बस वो मेन चीज़ है। ये देखिए ज़रा टेस्ट का रिजल्ट जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का, एक्चुअली इसमें कुछ बच्चों ने तो टेस्ट दिया नहीं है, वो एक अलग कहानी है, दूसरी है ना, उनसे तो बात करनी है। ये बेटा नोट कर लें आप जल्दी से। मैं आपको बता रहा हूँ नाम उन बच्चों के जिन बच्चों ने परफॉर्म किया है और अच्छा परफॉर्म किया है, ये जानना ज़रूरी होता है। लेकिन जिन बच्चों से कुछ उम्मीदें हैं, ऐसे कुछ बच्चों ने थोड़ा निराश भी किया है। वो कैसे निराश किया है, जिन बच्चों से जो उम्मीद थी, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनसे उम्मीद थी पर उन्होंने वो किया नहीं वैसा। आज बेटा मैं आपका फिजिक्स का क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मैं फाइनली कंक्लूजन पे निकला हूँ। अभी बात करूँगा नए बैच वाले बच्चों से। आज आप अपना टेस्ट की कल की तैयारी कर लो, ठीक है। और बाकी बचा हुआ पार्ट जो फिजिक्स का है, वैसे तो एक ही लेक्चर रह गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका स्कूल का एग्ज़ाम है वो भी सफ़र ना करें और आपके कल टेस्ट की तैयारी भी अच्छी हो जाए बेटा। तो इसलिए उस पर भी मैं डिसीजन लूँगा। पहले मैं कल जो टेस्ट हुआ है पुराने बैच के बच्चों का, उसका बता देता हूँ। तो फर्स्ट रैंक में कौन कौन बच्चे हैं, तो देखिए बेटा अपने लिए तालियां स्वयं बना लें, बजा लें अपने घर पर, है ना, समझ रहे हो बात को। तो ये ही आपको करना पड़ेगा, और सभी लोग अच्छी अच्छी विशेष भेजें इन बच्चों को, और खुद भी ये सीखें और जाने कि कम से कम एक समय ऐसा है कि आपको भी इस तरह से बोला जाए, आपके भी नाम इस तरह से बोले जाएं क्लास के अंदर, तो अच्छा रहेगा। तो देखिएगा पहला सुहानी बंसल जो फर्स्ट रैंक पर है, सुहानी बंसल 48 आउट ऑफ 50, वेरी गुड सुहानी, वेल डन। पार्थ शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेट करना बेटा आप लोग ग्रुप पर, अपने अपने ग्रुप पर इन बच्चों को। पार्थ शर्मा फर्स्ट रैंक 48 आउट ऑफ 50, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक खास बात है, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में ये भी है कि आपके नंबर तो बताएगा ही, लेकिन कितनी देर में आपने कुछ पेपर को अटेम्प्ट कर दिया वो भी बताएगा। तो जो पहला नाम आ रहा है उसने थोड़ा जल्दी किया है पेपर, इसलिए वो पहले आ रहा है। ये खास बात है इसकी, है ना, रिजल्ट भी मिलता है। अब जो नए बैच के बच्चे हैं बेटा, आप लोग भी कल टेस्ट देना, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस फील करेंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा टेस्ट देने में। और रिजल्ट तुरंत सामने, सारा डेटा आपका आ जाता है सामने, ग्रेड व्रेड सब दिख जाती है। तो इसमें आप देखें जिन्होंने समय कम लिया होगा उनका नाम पहले आएगा,
तो सुहानी बंसल मात्र 51 मिनट्स लिए थे आपने, 48 आउट ऑफ 50। पार्थ शर्मा 70 मिनट्स, 48 आउट ऑफ 50। उत्कर्ष दीक्षित वेरी गुड बेटा, 48 आउट ऑफ 50। सब फर्स्ट रैंक वाले बच्चे हैं ये, 79 मिनट्स लिए। फिर उसके बाद अंशुल भतीजा है, 48 आउट ऑफ 50, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट रैंक है। उज्जवल दीक्षित, अरे इस बार तो उज्जवल ने भी कमाल कर दिया, 48 आउट ऑफ 50, वेरी गुड। शिवांशु अग्रवाल 46 आउट ऑफ 50, सेकंड रैंक। और उसके बाद में थर्ड रैंक पर है खुशबू कुशवाहा, 42 आउट ऑफ 50। कुछ बच्चों ने डिसअपॉइंट किया है, जैसे कि वो बच्चों में सुहानी बंसल आप हैं, उन बच्चों में मैं कह सकता हूं कि अंशुल तुम्हारे कितने आए हैं, अंशुल का नाम क्या है, 48 आउट ऑफ 50, ठीक है। और शिवांशु, ठीक है ना, कुछ बच्चों से थोड़ी उम्मीद और ज़्यादा है हमको, और बाकी तो सभी से उम्मीद है, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि नित्यांशी आपसे भी उम्मीद है, प्रियांशी आपसे भी उम्मीद है ना। समद आपने इम्प्रूव किया बेटा, नीचे आ गए दोबारा से तुम। नंदिनी आपके मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, ये थोड़ा सोचने का विषय है। वेदिका आप भी बेटा देखो, ध्यान दो, नंबर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना बेटा। तो कहने का मतलब ये रिजल्ट है। इसी तरीके से कल टेस्ट है पॉलिनोमियल का 6:30 बजे नए बैच के बच्चों के लिए, बाकी बैच के बच्चों के लिए नहीं है बेटा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। नए बैच के बच्चों के लिए रहेगा। एक आखिरी क्वेश्चन पहले मैं करा रहा हूँ, उसके बाद फिर आखिरी कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा, इसीलिए आप जो है ध्यान रखें। मैं इंपॉर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, इसलिए क्लास के बाद में पहले बात को सुन लेना। आखिरी सवाल पहले करते हैं। बेटा डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो प्रत्युषा भी कह रही है। सार्थक आज के लिए मैनेज कर रहे हैं बेटा, क्लास कैंसिल कर रहा हूँ। सभी बच्चों का टेस्ट है कल स्कूल में भी, और मेरा मैथ्स का भी टेस्ट है कल का। तो मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी तैयारी करो अच्छे से। तो आज कोई फिजिक्स की क्लास नहीं है, ठीक है। आपकी फिजिक्स की क्लास होगी कब, परसों, समझ गए ना, क्योंकि कल तो मैथ्स होते, कल तो टेस्ट ही है आपका 6:30 बजे, और 4:30 बजे क्या होता है आपका बायोलॉजी का क्लास। तो इसलिए आज मैं फिजिक्स की क्लास नहीं ले रहा हूँ, उस कारणवश नहीं ले रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। अगले क्लास में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कवर सब हो जाएगा, उसमें टेंशन मत लेना, ठीक है सार्थक। तो आप भी बेटा रिप्लाई करके भेज दें। आपका भी अगर क्लास होगा, कभी कुछ होगा, तो हम आपके लिए भी मैनेज कर लेंगे, चिंता मत करो, टेस्ट होगा तो आप मुझे रिप्लाई करके, सभी लोग जो नए बैच के बच्चे हैं प्लीज रिप्लाई करें सभी लोग बेटा, और बताएं यस सर के फिजिक्स क्लास, नो फिजिक्स क्लास टुडे, यू एग्री और नॉट। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है क्लास को कैंसिल कर रहा हूँ आज मैं शाम की। चलिए बाकी लोग कंग्रेचुलेट करें सभी बच्चों के जिनके नाम बोले हैं मैंने, पार्थ शर्मा, अंशुल भतीजा, और कौन कौन से थे, उज्जवल, उत्कर्ष, ये बच्चे हैं सारे। और देखिए इसके साथ साथ आज का आखिरी सवाल, थोड़ा सा बदलूंगा मैं क्वेश्चन को, बाकी मेन चीज आपको मैं सिखा चुका हूं। देखिए मैं आप क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह भी सिखाएंगे अगले क्लास से, है ना। अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है वो सुनो। क्वेश्चन है एक ग्राफ बनाना है, जल्दी से लिखें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ठीक है, ऑल आर एग्री फॉर द नो क्लास टुडे फिजिक्स, ठीक है बेटा डन। तो अभी कोई क्लास नहीं है, अगला क्लास लूंगा मैं कब, परसों लूंगा, द डे आफ्टर टुमारो। कल 6:30 बजे टेस्ट होगा नए बैच के बच्चों का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन, देखो लाइन बोल दें या इक्वेशन बोल दें एक ही बात है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर लाइन क्या होती है, बेटा जो लीनियर इक्वेशन है उसको लाइन भी कह सकते हैं, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसे हम लाइन भी कह सकते हैं। तो जल्दी से देखें, ये ग्राफ पूरा समझें अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कुछ और पूछा जा रहा है, तो अलग चीज है ये थोड़ी सी। तो लिखें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन 4x + 3y = 24। पहले तो लाइन लिखे हम, 4x + 3y = 24, ये तो लाइन हो गई, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन 4x + 3y = 24, ये तो है बेटा गिवन इक्वेशन, ठीक है। चलिए आई डिडंट गॉट हाउ यू मेड टेबल फॉर ग्राफ, बेटा मेरे को समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है ये। चलिए लिखें जल्दी से,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। तो पहले तो लिखना है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन, और ये लाइन बेटा ये इक्वेशन है, ये लिख ली आपने, ठीक है। अब जल्दी से दूसरी चीज सुनो, इसमें क्या है, नंबर 1 डाल के लिखें, क्या करना है, नंबर 1 डाल के लिखना है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। अब ये बोल रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेट बताओ जो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। एक मिनट पहले तो समझ लें, पॉइंट का मतलब समझते हैं आप, कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझते हैं आप, इंटरसेक्ट का मतलब समझते हैं आप। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये लाइन है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को काटा इधर, ये पॉइंट है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो क्या होते हैं, मान लो ये लाइन 3 बताती है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जब 3 होता है तो वाई क्या होता है 0, तो पॉइंट बन गया 3,0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, इन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं बेटा, ये 3,0 जो होते हैं, ठीक है। और पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो बना है उस लाइन पर, ध्यान रखें। तो आपसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन, वेयर दिस लाइन, या लाइन एक ही बात है जो दी गई है, वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट जो कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ग्राफ पर दिखाने हैं। तो ये आप सॉल्यूशन में भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ये थोड़ी बोला है फ्रॉम द ग्राफ, उनसे तो बोला है कि लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो हम तो वैसे भी कोशिश यही करते हैं कि एक्सिस वाले पॉइंट सबसे पहले लेते हैं, जिससे आसानी से बनता है ग्राफ। अगला पॉइंट सुनो, दूसरा क्वेश्चन इसका, हाँ पहला ये हो गया, दूसरा सुनो क्या है, यूज दिस ग्राफ। अब जो आपको बोला जाएगा वो ग्राफ बनाने के बाद की कहानी है, यानी कि अगर यहां आपसे कुछ पूछेंगे तो इसको आप सॉल्यूशन पे पॉइंट को नहीं लेंगे, ये ग्राफ से निकालने वाली बात है। तो सुनो, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया, अच्छा यहां तो एरिया पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन and coordinate axis, find the area of triangle formed by the line find the line, एक मिनट बेटा, प्रिपेयर योर टेस्ट टुमारो इन स्कूल ठीक है बेटा, ये नए बच्चों के बैच में मैंने ग्रुप में रख दिया है मैसेज, अभी कर दिया क्लास के टाइम पे, जिससे समझ पाओ आप चीजें। यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो मेरी बात सुनो, जब भी कभी ग्राफ बनता है तो बेटा मुझे बताओ ट्राइंगल कितनी लाइन से बनेगा, मतलब एक ट्राइंगल अगर आपको जनरली बनाना है तो उसके लिए हाउ मेनी लाइंस यू नीड टू फॉर्म अ ट्राइंगल, यू नीड 3 लाइंस, यू नीड हाउ मेनी लाइंस, 3 लाइंस। तो अगर इस ग्राफ में भी ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें भी वो 3 लाइन कौन सी होंगी, ये हमेशा क्वेश्चन में मेंशन करके दिया जाता है, तब उसका एरिया हम निकाल पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेटा ग्राफ में कि ट्राइंगल 2 तरीके से दिखाई दें, अब कौन सा ट्राइंगल का एरिया चाहिए ये भी तो देखना होगा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियरली इन्फॉर्म करके दे रहे हैं आपको कि उस ट्राइंगल का एरिया निकालो ग्राफ में जो बन रहा है विद दिस लाइन। व्हाट अबाउट दिस लाइन, दिस लाइन मींस इस इक्वेशन का लाइन, ये इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा ना लाइन, वो लाइन। एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब होता है बेटा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन्हीं को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस इसलिए बोल देते हैं बेटा क्योंकि अगर कोई लाइन आप बनाओगे और ये मान लो ग्राफ है,
तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन एक्सिस पे आ रहा है। तो अब एक एक्सिस ये वाला हो गया, यहां से यहां तक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये इतना ही लोगे ना एक्सिस को, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कह रहे हैं। एक्स एक्सिस तो पूरा है, लेकिन आप क्या लोगे, जो ट्राइंगल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। और इस एक्सिस की बात करेंगे तो ये ट्राइंगल बनाने के लिए इतना पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, मान लो अगर ऐसा ग्राफ है तो ये तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है इस ट्राइंगल को बनाने के लिए, तो आप उतना ही तो यूज करोगे। तो ये इसलिए उन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्ड यूज किया है। तो पहले तो हम बनाएंगे ग्राफ, उसके बाद हम पॉइंट निकालेंगे एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं उसके, ठीक है। वो आप चाहो तो सॉल्यूशन में ही ले लो, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछे हैं आपसे, मतलब किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो ग्राफ आपको डायरेक्टली बना लेना है। उसके बाद हम बनाएंगे ट्राइंगल और उसका एरिया निकालेंगे। तो तीन क्वेश्चंस बेटा करने हैं। तो पहला पार्ट है 4x + 3y = 24, और इसका पहले तो मैं ग्राफ बना देता हूं जल्दी से। तो देखो जल्दी ग्राफ कैसे बन रहा है, जल्दी से देखें ग्राफ कैसे बन रहा है इसका। कहाँ गया यार क्लास का, ये क्लास ओपन कर लें अपन। हाँ देखिए, तो सबसे पहले तो मेरे को आपको ये ग्राफ बनाना है, तो इसलिए इसको शिफ्ट करो। तो बेटा देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 जो है एक ऑड नंबर है। अगर मैं यहाँ से 4x को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 3 नीचे जाएगा। आपको मैं बता चुका हूं डिनोमिनेटर में इवन नंबर लेने की कोशिश करेंगे, ऑड की नहीं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में इवन नंबर आता है तो डिवाइड देना आसान हो जाता है, यानी कि आंसर टर्मिनेटिंग आने के चांसेस बनते हैं। इसीलिए बेटा मैं यहाँ से 4x की जगह 3y को शिफ्ट करूंगा। ये लॉजिक्स को ध्यान में रखना है। तो 24 - 3y लेने से फायदा क्या हुआ, 4 नीचे जाएगा। सो देयरफॉर x आ गया 24 - 3y अपॉन 4। नीचे जब इवन नंबर आता है तो इजी होता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर, इसलिए ऐसा कर रहा हूं बेटा। हर चीज आपको बता रहा हूं, देख लो, छोटी से छोटी बातें आपको बता रहा हूं बच्चों की तरह, आप कि आपको कहीं भी मिस्टेक ना हो। अब मैं सीधे टेबल बनाऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशन दिखाएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल, तो सीधे आपको बेटा टेबल बना देनी है। ग्राफ के केस में रफ में आप सॉल्यूशन कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, पॉइंट लेना है तो जीरो पहले बनाओ, ठीक है कि नहीं। तो इसमें ऐसा तो कोई सवाल है नहीं कि भैया x 0 हो तो y कितना होगा ग्राफ से बताओ, तो हम 0 नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है। तो इसलिए हम कोशिश सबसे पहले ग्राफ बनाते समय क्या करेंगे, वो कोऑर्डिनेट्स बनाने की। तो देखिए y को 0 लेने से x क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है ना, ले लो, फिर मत सोचो। तो y को 0 रखो तो ये भी 0 हो जाएगा। अब याद करो 24/4 बचेगा, 24/4 कितना होता है, कैंसिल कर दो, 6 आ जाएगा। तो x आ गया 6, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बन जाएगा 6। अब आ जाते हैं, हमें 0 लेना है इस बार, y को ले चुके, x को 0 कब लेंगे बेटा, x 0 तब आएगा जब यहाँ 24 बन जाए। मुझे बताओ 3 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, तो 3 8 जा 24 होता है, तो 24 - 24 बन जाएगा और अपॉन 4 रह जाएगा। अगर मैं y की जगह पर क्या ले लूं, 8 ले लूं, तो y को रखो 8 × 3 कितना होता है 24, 0/4 कितना हो जाएगा 0। आपको मैं बता चुका हूं, अगर दो सॉल्यूशंस दोनों ही एक्सेस वाले मिल गए तो तीसरे सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं होती। लेना है लो, नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, अब कोई समस्या नहीं है। एक ले लो ऐसा नंबर जिसका 4 में डिवाइड जिससे चला जाए, तो 4 ले लेता हूं। तो y की जगह 4 रखोगे तो 4 × 3 कितना होता है 12, 24 में से 12 माइनस करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 12/4 आ जाएगा, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। तो x आ जाएगा 3। तो इस तरह से ये 3 आपके जो है पॉइंट बन गए। आपको अगर दोनों एक्सेस वाले मिल जाएं तो फिर तीसरे की जरूरत होती नहीं है, मैं तो आपको बता दिया, निकाल दिया वैसे ही, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 3 सॉल्यूशंस मिल गए अपने को। अब इन तीनों को हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्हें प्लॉट करना है। किस पर प्लॉट करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो अब जल्दी से एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए जल्दी से देखिए ग्राफ बनाएंगे। तो अब पॉइंट्स को चेक कर लेता हूं, 6 8 3 4, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है। आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है बेटा, प्लीज क्वेश्चन को समझें। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, वो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये भी बताओ, वो भी हम ले चुके हैं, क्योंकि ये तो केवल कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे आपसे, तो इसलिए हमने इसको यहीं ले लिया। पहला क्वेश्चन ये था, तो ये तो यहां से मिल गए। तो यहाँ पे कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिससे हमें ग्राफ में कितने पॉइंट लेने हैं आगे तक जाना हो, जो पिछले में हो रहा था।
अब तीसरी चीज हमें एरिया बनाना निकालना है ट्राइंगल का जो इन्हीं तीनों से मिलके बन रहा है। तो बस जो पॉइंट दिए गए हैं उतनी स्पेस चाहिए। तो x पर मुझे +6 चाहिए, y पर मुझे +8 तक जाना है, तो जगह उस हिसाब से आप बना लें। तो देखिए मैं उस हिसाब से स्पेस बनाऊंगा, मुझे ऐसा अंदाजा लग गया कि राइट साइड में ज्यादा जाना है, तो राइट साइड में मैं स्पेस ज्यादा दूंगा। और आप तो अगर एक बड़ा ग्राफ पेपर यूज कर लो यार, तो काय के लिए ये सब चक्कर ही खत्म हो जाए। y पर 8 ऊपर की तरफ चाहिए ना, तो ऊपर भी स्पेस मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मुझे लगता नहीं माइनस में ज्यादा कुछ होने वाला है, सब पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि पॉइंट्स हमारे पास माइनस में है ही नहीं। ये देखिए ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब जल्दी से x पर देख लेता हूं। x पर मुझे 6 चाहिए हाईएस्ट, तो 1 2, मेन चीज होती है इनके बीच का गैप जो ग्राफ से सही निकलता है। 5 और ये 6 मिल गया। चलो इधर आ जाओ, उतना ही गैप इधर लेना है, -1 -2 -3 1 2 3। ये क्या हो रहा है, टेढ़ा हो गया ना लाइन, ये भी तो समस्या है। चलिए 3 हो गया था, और आगे बढ़ता हूं। 3 के बाद 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखो जरा वाई पे नीचे 1 2 ले लो, नीचे भी वैसे मुझे लगता नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेस वाले पॉइंट ऑलरेडी मिल गए हैं, तो ग्राफ का आइडिया पहले ही लग जाता है कि कहाँ से जाने वाला है। अब देखिए पहला है बेटा 6,0 का मतलब है x पर 6 चले जाओ, y तो 0 हो गई, पकड़ लिया। ऐसे ही यहाँ पर 8 है y, तो वो 0 हो जाएगा, खत्म। बीच में एक पॉइंट और आ रहा है 3,4, जे x3 और y4, तो समथिंग पॉइंट बीच में कहीं आएगा। मैं तो पहले लाइन बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है बेटा, तो मुझे तो पहले ये देखना है कि ये लाइन मेरी कम से कम इन दोनों से होके चली जाए, उसके बाद बीच में मैं तो एडजस्ट कर दूंगा कहीं भी 3,4 को। तो कुछ इस तरह से ये लाइन बन रही है, और बीच में क्या है 3,4, तो वो 3,4 मेरा पॉइंट समथिंग मान लो यहाँ हो गया। तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, ये है 6,0, लाइन जो बीच में से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हा, बड़ी समस्या है साहब, जीवन खतरे में है हमारा। चलो पहले ही सही बन गई थी वो, बहुत है। अब यहां से देखिए 3,4 समथिंग, 3,4 मेरे ख्याल में ये बन गया 3,4 है ना। देखो बेटा 3,4 के लिए कोऑर्डिनेट्स यहाँ 3,4 लिखना पड़ेगा। ये 6,0 है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट था, ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल में है, y की वैल्यू दी गई है ना, तो 0,8 होगा ये पहला काम करना है आपको। दूसरा काम फटाक से इसकी इक्वेशन भी लिख दो इसी के ऊपर जल्दी से। तो इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 24, लिख दो जल्दी से। 4x + 3y = 24, ये हो गई इक्वेशन। अब आगे क्या काम है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। अब उन्होंने बोला था पहला क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। लाइन की बात कर रहे हैं कि लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसके पॉइंट्स बताओ। वो देखो हमने पहले ही दिखा दिए, तो बस अब आपको आंसर में लिखना है केवल। तो क्या लिखोगे, तो पहला लिखो, पहले वाले का आंसर हम दे रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एट x एक्सिस, तो लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, लिखो आप ये लाइन लिखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। यही तो पूछा था आपसे कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो एक काम करो, इनको नाम भी दे दो कुछ, जो एक्सिस पे पॉइंट पूछे जा रहे हैं इसको a मान लो, इससे क्या है ट्राइंगल का नाम भी बन जाएगा। हमें एरिया भी तो निकालना है ट्राइंगल का, इसको b मान लो बेटा, इस पॉइंट को b मान लो, इस पॉइंट को a मान लो, और इस पॉइंट को क्या मानोगे, o मान लो। 0 तो वो ऑलरेडी है ही, c मान लो। चलो 0 तो रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन को, 0 रिप्रेजेंट करता है नंबर ओरिजिन को, तो मैंने c मान लिया, तो a b c 3 पॉइंट हो गए, ठीक है ना। तो अब जल्दी से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन x एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स
ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट ए है। जो एक्स एक्सिस पे आपसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं वो पॉइंट क्या है? ए। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं? देखो 6,0 दिख रहा है। फिर ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मैंने बनाया वो क्या है? बी। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है देख लो। उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,8। वाई एक्सिस पे 0,8। ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो नाउ सेकेंड पार्ट जो इसका है वो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए रिक्वायर्ड ट्राइंगल कौन सा बन रहा है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है बेटा। हमने पहले ही नाम दे दिया उसको ए बी सी। ये देखो ए बी सी ट्राइंगल कैसे बन रहा है। ये देखो ये बन गया वाई एक्सिस। उन्होंने बोला है 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि वाई और एक्स। ये दूसरा एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको। ये आपको ऐसे करना नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये तीसरा ये लाइन देख लो आप। ये तीनों इन्वॉल्व हैं इस ट्राइंगल को बनाने के लिए। तो अगर ट्राइंगल इन तीनों से बन रहा है तो इन तीनों से जो बना हुआ पार्ट है उसी का तो एरिया निकालोगे। तो एरिया आपको इन तीनों का ही तो निकालना है। ये एक्स एक्सिस वाला पार्ट, ये वाई एक्सिस वाला पार्ट, और ये हो गया ये लाइन। इन तीनों से मिलकर बेटा जो बन रहा है फिगर उसका एरिया निकालना है, मतलब ट्राइंगल का। तो ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस। अब बेस देखो क्या है। तो बेस के लिए आपको बताना पड़ेगा बेस ये है BC, सॉरी AC। इसको A लिया है ना मैंने, तो बेस AC है। अब जरा चेक कर लो A से लेकर C तक का डिस्टेंस कितना है। तो देखो 0 से शुरू करा और कहां तक गए? 6 तक। तो बेस क्या आ गया? 6 इंटू हाइट। हाइट मतलब 0 से लेकर कहां तक गए? 8 तक। 0 से लेकर कहां तक गए? 8 तक। तो हाइट कितनी है? 8। 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 8 3 24 आंसर आ गया। 24 स्क्वायर यूनिट्स में आंसर आएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया बेटा? 24 स्क्वायर यूनिट्स। कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज यही आपका आंसर है, इसको नोट कर लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। दोबारा समझना है तो दोबारा बता देता हूं। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूं क्या करना था। एरिया कैसे निकालना था ट्राइंगल का? एरिया निकालना था इस लाइन और एक्सिस से जो एरिया बन रहा है वो निकालना था। तीनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पकड़े लाइन के एक्सिस के साथ। ये एक था पकड़ा, यहां ये एक्सिस इंटरसेक्ट पड़ रहे हैं वो पकड़ा, ये लाइन एक्स वाई को कर रही है ये पकड़ा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें दिखाई दिया, उसको हमने एबीसी मान लिया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया, बचपन से पढ़ रहे हो, चाहो तो ये पूरी डिटेल लिख दो। अब बेस देखो क्या है बेटा? बेस देखो जरा, एरिया का सी से लेकर ए तक के बीच का बेस है AC। अब हाइट देखो, हाइट जल्दी से C से लेकर B तक जा रही है हाइट, यानी कि BC। तो 1/2 AC कितना है पूरा? काउंट करो 0 से 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। अब BC देखो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंट कर लो 8। 2 से कैंसिल करो 3, 3 इंटू 8 24, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। यूनिट तो है नहीं है कि सेंटीमीटर मीटर, तो यूनिट्स लिख रहे हैं, कुछ भी हो सकती है इसमें ग्राफ में, तो यूनिट। तो 24 स्क्वायर यूनिट्स ये आपका आंसर है। चाहो तो ऐसे लिख के दिखा दो।